8 और 2 10 और 1 11, केवल 11 लोग हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था और ये आपका स्क्रीनशॉट दिया था। किससे पूछ रहा था मैं कल? रोशन से? सूजल से? सूजल नहीं है। अंकित आप बताओ। ये नंबर 2 पॉइंट पे मैंने जो कहा है, अगर कि एक्सेप्शन रेज हो जाए स्टेटमेंट नंबर 2 में और कॉरस्पॉन्डिंग कैश ब्लॉक भी मैच कर जाए, तब क्या आउटपुट आना चाहिए? हम्म। प्रतीक आप बताएं। आउटपुट जो आएगा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5, ऐसा प्रतीक ने बताया है। क्यों ऐसा आएगा प्रतीक? आ गई, ठीक है। उसके बाद सर मैच हो रहा है सर, इसमें कैश में मैच हो रहा है तो सीधा कैश ले आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद सर कैश में स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद सर डॉक्टर बाहर आएगा तो स्टेटमेंट फाइल करेगा। ठीक है, तो कैच में आया और कैच को 4 कर दिया उसने, और फिर बाद में बाकी बचे कोड को तो करेगा ही एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग में बचा हुआ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, ये 3 उधर नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। जाना चाहिए था। बैठ जाओ, चलें आगे लिखते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, कहाँ? एट स्टेटमेंट 3, ठीक, और आपका करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मैच नहीं करता, बट देन आउटपुट क्या आएगा? विवेक बताइएगा। स्टेटमेंट 1 बस? पक्का? क्यों? जो एक्सेप्शन आई है स्टेटमेंट 2 में आई है, और फिर लेकिन हैंडलिंग कोड तो लिख रहे हैं हम। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि केवल 1 क्यों आया? ये किसने कहा? हाँ 3 में है, बिल्कुल बिल्कुल 3 में है। 1 और 2 प्रिंट होगा और बाकी का नहीं होगा। और आपने अभी 1 भी कहा, तो ये आपकी गलती है ना। चलो 1 और 2 ही क्यों आएगा ये भी मैं जानना चाहूँगा, कि 1 और 2 ही क्यों आएगा, क्योंकि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख रहे हैं। ये 5 क्यों नहीं आया ये भी तो मैं जानना चाहूँगा ना। मिसमैच हो गया तो क्या हो जाएगा? क्यों आएगा? मैं, अरे यार बार बार बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कारण नहीं है कुछ बाहर आने का? कुछ कारण नहीं है, बाहर क्यों आएगा ये नहीं बताओगे? बताओ।
आप बताओ आशीष, कढ़ी चावल कैसे बनाए जाते हैं? पागल वागल हो क्या, यहाँ नहीं हो क्लास के अंदर? हाँ ये कह सकते हो, लेकिन ये क्यों कह रहे हो? क्या बताऊं मैं? 1 2 और 5, कारण बताओ। अच्छा, क्यों चलाएगा? ये जो बात लिखी है मैंने, ये वाली बात, ये क्या फ्री में लिखी है? कुछ तो कारण होगा जो ये बात लिखी। बैठ जाओ यार, कोई सजा थोड़ी है, कुछ तो कारण होगा। चलिए और से पूछते हैं। रोहित, 5 नहीं आएगा? क्यों? ये आपको बताना था, आपका सारा कुछ सही था, बस यही नहीं आपने बताया। अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेवीएन जब उस ऑब्जेक्ट को उसे देने पहुंचा होगा तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मिला ही नहीं, तो किसको देगा वो? मिलता अगर कैच ब्लॉक करस्पॉन्डिंग मैच करने वाला तब देता। अब उसके पास है ही नहीं, दिखाई नहीं उसे करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक, तो वो वापस आकर के किसको दे देगा? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। और वो क्या करेगा? एब्नॉर्मल टर्मिनेट कर देगा। ये आपको बताना था। अच्छा, पहले वाले में ये बताइएगा कि ये नॉर्मल टर्मिनेशन होगा या एब्नॉर्मल प्रकाश? नॉर्मल। अच्छा, अच्छा दूसरे वाले में बताइएगा प्रकाश दिस विनय, ये वाले क्वेश्चन में कौन कैसे होगा ये टर्मिनेशन? एब्नॉर्मल या नॉर्मल? दूसरे वाले में ये बताओ नॉर्मल या एब्नॉर्मल, क्योंकि वाला जब मैं पूछूंगा तब बताना। नॉर्मल। अच्छा अंकित, थर्ड वाला नॉर्मल टर्मिनेशन होगा एब्नॉर्मल? लिख दिया मैंने तो इसलिए नॉर्मल। क्यों होगा? कारण बताओ। अच्छा ये स्टेटमेंट 5 रहेगा या नहीं रहेगा, या स्टेटमेंट 2 रहेगा या नहीं रहेगा? इनमें से कोई एक मिटेगा। ये चलो मैंने आपको आसान कर दिया, इनमें से कोई एक मिटेगा। कौन से वाला मिटेगा? 5 मिटेगा। अच्छा, जब 5 मिट गया तो नॉर्मल टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? अगर नहीं समझ में आ रहा अंकित तो पूछते क्यों नहीं हो? जबरदस्ती अपने मन को क्यों बना रहे हो कि हाँ मुझे आ रहा है, आ रहा है? बताओ, आपके पूछे जा सकने में क्या हम कहते हैं कि नहीं मत पूछ, ऐसा कहते हैं हम क्या? फिर भी आप नहीं पूछ रहे हो। आपको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या कर रहा हूं। चलिए अगले वाले में देखते हैं, किसी से पूछा जाएगा। इफ एन एक्सेप्शन रेज एट स्टेटमेंट 4 देन टर्मिनेशन कैसा होगा? सिर्फ ये बताओ, बस ये बताएंगे हमें जितेंद्र। अगर एक्सेप्शन स्टेटमेंट नंबर 4 में आ जाए तो टर्मिनेशन कैसा होगा? अच्छा कोड दिखा दो, ये लो। नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। आप कह रहे हैं ऐसा, नॉर्मल टर्मिनेशन। और आउटपुट क्या होगा? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 5, ऐसे कह रहे हैं आप? चलिएगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट कौन सी 3, फिर स्टेटमेंट 5। जितेंद्र आप भी पढ़ नहीं रहे हो। राहुल पहले बताओ नॉर्मल टर्मिनेशन होगा एब्नॉर्मल? वेरी गुड। अभी तक उसको देखो, उसने ये एग्जीक्यूट करा कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जीक्यूट करा कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जीक्यूट करा कोई दिक्कत नहीं है। एनी हाउ वो कैच में आ गया, पर यहाँ पर उसको मिल गई क्या? एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन का हमने हैंडलिंग कोड लिखा ही नहीं। जब लिखा ही नहीं तो नॉर्मल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है जितेंद्र? ध्यान नहीं। हाँ पूछो।
और फिर आउटपुट जो आपने कहा दिया 1 2 3 5, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? 3 भी तब रहेगा जब 3 पे एक्सेप्शन आई होगी, तभी तो कैच में जाएगा, बल्कि 3 रहेगा ही नहीं। 3 पे तो एक्सेप्शन आ गई तभी तो कैच पे गया। 4 पे आने के लिए माय डियर 4 है कहाँ? यहाँ आने के लिए कम से कम लास्ट वाली स्टेटमेंट पे तो एक्सेप्शन होगी तभी तो आएगा। यहाँ आने के लिए कहीं ना कहीं तो एक्सेप्शन होनी चाहिए थी ट्राई ब्लॉक में, तभी तो यहाँ आता। चलिएगा, एक और सवाल है आपके लिए। इसका तो सिर्फ वैसे आंसर यही होना चाहिए था, ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। ठीक है, एक सवाल, राहुल बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ जितेंद्र। एक है, इफ एन एक्सेप्शन रेज्ड एट, आउटपुट भी बताना है, स्टेटमेंट नंबर 5, देन नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा, ये हमें बताएंगे विनय। स्टेटमेंट नंबर 5 पे आ रही है एक्सेप्शन, तो टर्मिनेशन नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल? नॉर्मल टर्मिनेशन। अच्छा, क्यों? हाँ, हाँ, कैच में क्यों गया? कैच में क्यों जाएगा? मैंने तो कहा कि बस 5वें नंबर की स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन आ रही है। जब 1 2 3 एग्जीक्यूट हो ही गए तो जबरदस्ती कैच में क्यों भेज रहे हो उसको? ये बताओ टर्मिनेशन कैसा होगा? अच्छा, 1 2 3 चल जाएगा, फिर और क्या होगा? 5 को लिखेगा या नहीं? जब नहीं लिखेगा तो एक्सेप्शन का कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर 5वीं स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन है और आप ये भी कह रहे हो कि वो नहीं चलेगी, तो एक्सेप्शन का होगा क्या? क्यों? कारण तो बताओ क्यों होगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों होगा। होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? आपको क्या लग रहा है मैं दोनों में से कुछ भी सुन के सेटिस्फाई हो जाऊंगा? मैं आपसे कारण पूछूंगा, आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। ये आपके सामने है ये सारी स्टेटमेंट। मैंने कहा जो मेरी एक्सेप्शन आई है वो स्टेटमेंट नंबर 5 पे आई है, यहाँ आई है यहाँ। मुझे ये बताओ कि जो अगर एक्सेप्शन आई है यहाँ पर तो भैया ये टर्मिनेशन इसका कैसा होगा? पहले तो ये बताओ, यहाँ आ गई आपकी एक्सेप्शन, ये टर्मिनेशन कैसा होगा? ये चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया, अब ये नहीं चला, तो नॉर्मल टर्मिनेशन कैसे हुआ जब ये नहीं चला? तो एबनॉर्मल क्यों हुआ, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो हर बार एक्सेप्शन आते ही एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है? ये तो कोई बात नहीं हुई, ये आप गलत कह रहे हो जो भी कहना चाह रहे हो आप। इस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आई है, कोई बता पाएगा? कोई भी बैठ जाओ कि इसका टर्मिनेशन नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल, पर कारण के साथ बताना है, कारण के साथ। बताओ, सबको समझ में आ गया? विनय, आपको कैसे समझाया जाए? और ये जैसे ही क्या हुआ, ये मेथड आपका एक्सेप्शन पाया स्टेटमेंट नंबर 5 पे, तो इस मेथड की सबसे पहली ड्यूटी क्या थी? नहीं, इस मेथड की सबसे पहली ड्यूटी थी एक ऑब्जेक्ट बनाना। कैसा ऑब्जेक्ट बनाना? एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक, और ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ये बना दिया इसने, और इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर वो 3 बातें लिखता था। क्या लिखता था? नेम ऑफ द एक्सेप्शन, नेम, डिस्क्रिप्शन और लोकेशन, ये 3 बातें लिखता था वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर इस ऑब्जेक्ट को किसको सौंप दिया करता था? ये JVM। इस ऑब्जेक्ट को सौंप दिया गया किसको? JVM को। ये ऑब्जेक्ट सौंप दिया गया आपका JVM को। ये लीजिए, ये JVM के पास गया ऑब्जेक्ट।
अब जेवीएम इस ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेकर आएगा चेक करने कि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखा है या नहीं। लिखा है यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड? अगर लिखा होता तो ये ऑब्जेक्ट उसको दे देता, नहीं तो वो किसको दे देगा? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। जेवीएम अब कुछ नहीं करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा? एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा, इसको दे देगा। पढ़ाई वढ़ाई कर लो भाई चाहते क्या हो भाई? और क्या पूछ रहा हूँ इतनी देर से? और पूछ क्या रहा हूँ मैं इतनी देर से? क्यों ये बहुत लॉन्ग कहाँ हुआ? आपने सिर्फ ये कहना था जेवीएम डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा इस ऑब्जेक्ट को, और वो क्या करेगा? प्रिंट कर देगा कंसोल पे। सिर्फ आपने यही कहना था। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 5 में एक्सेप्शन आई है और उस स्टेटमेंट नंबर 5 को हमने हैंडलिंग कोड में नहीं बांधा। जब उसे हैंडलिंग कोड में नहीं बांधा तो आपका जेवीएम ये वाला ऑब्जेक्ट हैंडलिंग कोड को दे कैसे सकता है? नहीं देगा। वो वापस आएगा और किसको दे देगा? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा? कंसोल पे प्रिंट कर देगा नॉर्मल टर्मिनेशन के साथ। एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन नेम ऑफ द एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन एंड लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन। ये इतनी बड़ी बात थी। और अच्छा, और क्या बताना चाह रहे थे भाई फिर इसके अलावा? यही बताना था आपको। इंटरव्यू की तैयारी भी हो रही है आपकी, समझ रहे हो? अगर इंटरव्यूअर को ऐसे नहीं बताओगे तो सवाल क्लियर नहीं हुआ आपका। तो लास्ट में मतलब सब चीज होने के बाद कह रहा ये भी बताना था। ये गलत बात है। चलिएगा एक बात और लिखवा देते हैं यहाँ पर, ये तो हो ही गया। एक नोट लिखवा देते हैं। विदिन द ट्राई ब्लॉक इफ एनी वेयर एन एक्सेप्शन raised, then rest of the try block would not be executed even though we handled that exception or not. Hence, अब इसका कारण मतलब जो इसका निचोड़ है वो लिख लो। Hence, we have to place only risky code inside try block। तभी कहा गया है कि ट्राई ब्लॉक में केवल और केवल रिस्की कोड लिखना। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी लाइन में एक्सेप्शन आ गई तो वहीं से वो जंप कर जाएगा, रेस्ट ऑफ द कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए केवल और केवल रिस्की कोड डालना चाहिए और ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ द ट्राई ब्लॉक होती है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जब रिस्की कोड ही रहेगा तो ट्राई ब्लॉक की लेंथ कितनी होगी? ये जो हमने लिख दिया ये सही तरीका थोड़ी है प्रोग्रामिंग का। हमने तो स्टेटमेंट 1 भी डाल दी, 2 भी डाल दी, 3 भी डाल दी। अगर ऐसा लग रहा है कि 1 में भी आएगी, 2 में भी आएगी, 3 में भी आएगी तो भैया तीनों के अलग अलग ट्राई लगाते। लेकिन आपको जब दिख रहा है किसी एक में आने वाली की संभावना है तो केवल उसी को लगाओ, सबको मत लगाओ ट्राई ब्लॉक में। नहीं तो अगर मान लो 1 में ही आ गई तो 2, 3 की गलती भी नहीं थी, वो भी रुक जाएंगी, वो भी एग्जीक्यूट होने से रुक जाएंगी, ठीक है। दूसरा, इफ एनी statement which raises an exception and it is not a part of any try block, then it is always, क्या करेगा वो? always, बोल्ड में कर देते हैं, ऑलवेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। कहीं भी आ जाए पर आपने उसको क्या नहीं कर रखा? ट्राई ब्लॉक में नहीं कर रखा। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कैच में भी आ गई एक्सेप्शन, पर इस एक्सेप्शन इसके अंदर भी एक्सेप्शन आ गई तो हमें इसे भी क्या करना था? कैच के अंदर, यानी कि कैच के अंदर भी ट्राई लिखा जा सकता है, ठीक है। कह रहा है ना इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आई थी तो क्यों नहीं लिखा आपने इसको ट्राई के अंदर? तो यानी कि कैच के अंदर भी एक और ट्राई हो सकता था पर हमने नहीं करा। लेकिन जहां भी अगर एक्सेप्शन आ गई और वो ट्राई ब्लॉक में नहीं है तो भैया सीधी सी बात है कैसा टर्मिनेशन होगा? एबनॉर्मल। देयर मे बी
a chance of raising an exception, यही वाली बात लिख रहा हूं जो भी बताइए, inside a catch block also, तो we have to handle that catch block also, we have to handle that block also। और नहीं भी करना चाह रहे तो कुछ ऐसा प्रिंट स्टैटिक्स का, तो क्यों? क्योंकि मैच द कैच ब्लॉक तो हो ही गया। अगर आप मैच द कैच ब्लॉक में हैं और तब भी आप उसके अंदर मान लो जैसे ये 1/0 कर रहे थे हम ट्राई के अंदर, वो कैच में चला गया, कैच में भी हम यही गलती कर रहे हैं कि यहाँ करके देख लें 1/0, क्या पता अब कर दे, तो भैया एक्सेप्शन तो अब भी देगा ही, क्योंकि उसको भी एक ट्राई चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैच एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? अंकित पूछिएगा, पूछ ली कुछ भी अगर नहीं आ रहा तो। आता सब कुछ है आपको, बताते नहीं हो, कहाँ ले जाओगे इतना ज्ञान है? सीधा इंटरव्यू में बताओगे? चलिएगा, एक वैसे कई बार बता चुका हूं, ये देखता हूं आपको पता है या नहीं पता। देखो 3 मेथड होते हैं कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन को प्रिंट कराने के। पहला क्या है? प्रिंट स्टैक ट्रेस, और एक है क्या? टू स्ट्रिंग, और एक क्या है? गेट मैसेज। ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखवा दो। ये क्या कहता है? क्या देगा? नेम ऑफ द एक्सेप्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन और लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन। बाकी स्ट्रिंग वाला नेम और डिस्क्रिप्शन या फिर लोकेशन भी दे देगा। वेरी गुड, केवल नेम ऑफ द एक्सेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन। वेरी गुड। अच्छा, ये क्या देगा? गेट मैसेज, सेफ और सेफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन। ठीक है, तीनों मैसेज का समझ में आ गया कि तीनों, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देंगे, बस इतना मेरे को बताना था आपको। अच्छा, ट्राई विद मल्टीपल कैच, क्या एक ट्राई की मल्टीपल कैच हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ट्राई मल्टीपल विद मल्टीपल कैच। ठीक है, ठीक है। इसको हेडिंग कर देते हैं। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना भाई। द वे ऑफ हैंडलिंग एन एक्सेप्शन इज वेरिड फ्रॉम एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन। Hence, for every exception type, it is recommended to take a separate catch block that is try with multiple catch block is possible and recommended to use। मतलब कि आप सोच के चल रहे थे कि एक्सेप्शन आने वाली है, कुछ और एक्सेप्शन, जैसे मान लो आपने सोचा था कि भैया नल पॉइंटर आ जाएगी, या आपने सोचा था कि रन टाइम एक्सेप्शन आ जाएगी, परंतु वो नहीं आई, कोई और आ गई। तो जब कोई और आ गई, उस कोई और को भी आप एक अलग कैच बना के, क्योंकि अगर मान लो कोई और आ गई तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक नहीं मिलेगा, तो वो सीधे डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास जाएगा और एबनॉर्मल टर्मिनेशन कर देगा। अगर उसके पास कोई और कैच होता तो वो कोशिश करता कि ऑब्जेक्ट उस कोई और कैच को मैच करता कि ये वाला तो नहीं मैच कर रहा। अगर वो मैच कर जाता कोई और वाला कैच, तो वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को उसे सौंप देता।
यानी कि ट्राई के साथ मल्टीपल कैच रिकमेंडेड भी है और पॉसिबल भी है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का पूछिए, अगर किसी को पूछना है तो कुछ। क्या? हाँ, प्रोग्राम तो मैं कर दूंगा भाई, एक ट्राई के साथ दो कैच लगा दूंगा। ये लो आगे मेरा कोड। इक्लिप्स नहीं खुला आज? पर मल्टीपल कैच लगाने का एक नियम है, मल्टीपल कैच लगाने का एक नियम है। वह नियम क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। सीव जो होती है, सीव मतलब चाय को छानने के लिए जो छन्नी होती है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। एक छन्नी तो हमारी ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा दूर दूर गैप वाली मोटे दाने वाली है, मतलब मोटे छेद वाली है ना, मुझे नहीं मालूम कौन सा नंबर, बस मोटे छेद वाली है, ठीक। और एक छन्नी पतले छेद बारीक छेद वाली है, ठीक। मैंने चाय को छानने के लिए ऊपर बारीक छेद वाली लगा दी, पतले छेद वाली, और नीचे मोटे छेद वाली लगा रहा हूँ। है कुछ फायदा इसका? पर ऊपर मोटे छेद वाली लगा रहा हूँ और नीचे बारीक छेद वाली लगा रहा हूँ, इसका कुछ फायदा है? मोटे छेद वाली जहां तक रोक सकती थी उतना तो रोक पाएगी, पर जो उससे छूट गया वो बारीक वाली रोक लेगी। परंतु इसका उल्टा कर दूं, बारीक वाली ऊपर मोटे छेद वाली नीचे, तो इसका कोई फायदा है नहीं। वही यहां पर बताने वाला हूं आपको। कोई पेरेंट एक्सेप्शन आपने मल्टीपल कैच लिखते वक्त सेकंड कैच में नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि भैया सॉरी, फर्स्ट कैच में नहीं लिखना, फर्स्ट कैच में पेरेंट वाला नहीं लिखना, सेकंड में लिख सकते हो। क्योंकि अगर पेरेंट नहीं हैंडल करती तो चाइल्ड के पास तो जाने का मौका ही नहीं लगेगा। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, क्लिप्स खुल गया ना, कहाँ गया क्लिप्स? अरे तो नोट पैड है, हाँ ये रहा, ठीक। इसी में ही कर लेते हैं। ये हो गया, एक कैच तो है ही, इस कैच में हमने डाल दिया एक्सेप्शन, ये सबकी क्या है? पेरेंट है ना। और यहाँ डाल दे रहे हैं अरिथमेटिक वाली, यहाँ हम डाल देते हैं हम एक्सेप्शन जानबूझ के, कोई अरिथमेटिक वाली 1 डिवाइडेड बाय 0 कर देंगे तो आ जाएगी ना। एक और कैच लिख देते हैं, कैच क्या डाल देते हैं? अरिथमेटिक एक्सेप्शन और ई, और यहाँ से इसको लिख देते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो वो मना करेगा, कहेगा भैया लिख क्यों रहे हो जब ऊपर ही हैंडल हो गई। पेरेंट एक्सेप्शन ऊपर पड़ी है, आप नीचे फिर इसको क्यों लिख रहे हो? क्या कह देगा इसको? देखो क्या कह देगा, ये कह देगा अनरीचेबल कैच ब्लॉक। इस कैच ब्लॉक के पास मैं कभी लाइफ में पहुंच ही नहीं पाऊंगा। जब मेरी एक्सेप्शन ऊपर वाले में हो जाएगी हैंडल, तो नीचे वाले में क्यों लिख रहे हो आप? ऐसा अगर करते तो मैं कुछ नहीं कहता, ऐसा अगर करते तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि क्या पता अरिथमेटिक वाली ना हो तो एक्सेप्शन वाले में हम देखेंगे। परंतु आप पेरेंट वाली एक्सेप्शन ऊपर डाल दे रहे हो और चाइल्ड वाली नीचे डाल दे रहे हो। पेरेंट वाली के पास तो इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप सब कुछ हैंडल कर ले, अपने आप सब कुछ हैंडल कर ले। आ रहा है समझ में? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। चलिए एक टूर का प्लान बनाते हैं। टूर का प्लान बनाते हैं, 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति केवल टूर के लिए एक टी शर्ट और एक लोअर, एक जोड़ी जूते और कुछ पैसे लेके निकल लिया, बस जो जरूरत थी। दूसरा, अरे यार टूर में तो बेड की भी जरूरत पड़ेगी, सिलेंडर की भी जरूरत पड़ेगी, कुछ बर्तनों की भी जरूरत पड़ेगी, रजाई गद्दे की भी जरूरत पड़ेगी, टूथब्रश, साबुन, बाल्टी, मग्गा, सब की जरूरत पड़ेगी टूर में। क्यों? बेसिक नीड है। तो टूर किसका आनंदमय रहेगा? तो एक्स्ट्रा लोड क्यों डाल रहे हो जब आपको पता है यही वाली आने वाली है? एक्सेप्शन तो पेरेंट है, वो तो सबको ही लेके आ जाएगी। एक्स्ट्रा लोड क्यों डाल रहे हो? ठीक है, आया कुछ समझ में? आ रहा है? वही, बस वही बात है। तो एग्जैक्ट मैच कोशिश यही करनी चाहिए कि एग्जैक्ट मैच वाली डाल दो, वरना लेमैन की तरह आप एक्सेप्शन भी डाल दोगे तो कोई रोक थोड़ी रहा है, डाल दो।
सभी तरह के एक्सेप्शन में आप केवल एक्सेप्शन डाल दो। एक्सेप्शन भी क्यों डाल दो, थ्रोएबल डाल दो, और क्या, उससे भी तो ऊपर है कुछ। अगर अरिथमेटिक वाली ना होती, मान लो इससे कैच नहीं होता, वो अगर एक्सेप्शन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो लेके आ रहा होता, अगर इससे मैच नहीं कर रहा होता तो इससे तो कर ही जाता। क्या आगे क्या हो जाएगा, तो फिर वो टूर खत्म, घर आ गए। अब घर पे तो सब चीज मौजूद है, ये मानो आप घर आ गए, ठीक है। मान लो अरिथमेटिक ना आती, कोई और आ रखी होती, नल पॉइंटर आ जाती। नहीं, काम करते करते आपको पता नहीं चलेगा कि रन करते वक्त कौन सी वाली आ रही है, देख के पता नहीं चलेगा, वही वाली लिखोगे ना, प्रेडिक्शन क्यों लगाओगे भाई। तो अब देखो, क्या पता अरिथमेटिक वाली आ जाए, क्या पता नल वाली आ जाए, और क्या पता, जैसे कि कभी आप मेथड बनाते हो तो कई बार आपको डाउट होता है नो सच एलिमेंट वाली आ जाए, क्या पता। कई बार आपको डाउट होता है यार नो सच वाली नहीं, क्या पता स्टेल एलिमेंट वाली आ जाए, तो आप मल्टीपल कैच लगाओगे। लेकिन आपने मल्टीपल कैच ना लगा करके सीधे लगा दिया एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन वाला तो खरीद लेगा हैंडल पर, वो सही तरीका नहीं है। कस्टमाइज मेथड जो लिखोगे आप, जो मान लो अगर स्टेल वाली होती, मान लो स्टेल वाली होती, तो वो कस्टमाइज मेथड स्टेल वाली से आप अपना खुद का प्रिंट कराते कि ये वाली स्टेल वाले के अंदर है। मान लो यहाँ जो मैं ये प्रिंट स्टैक ट्रेस से पहले एक और अपना कस्टमाइज मेथड लिखवाना चाहता हूँ, मे बी ऑब्जेक्ट इज नल इज इनिशियलाइज विद नल। ये मैंने अपने समझने के लिए डाल दिया, जब कभी आउटपुट आ रहा होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा पढ़ते ही, ओहो ये कैच वाले सेकंड वाले में गया है, आ रहा है समझ में। तो इसीलिए होते हैं ये सारी चीजें, ठीक। जब कभी आप अपने लॉग्स बना रहे होंगे, इस तरह से तो बनाते हो आप लॉग, ट्रैक कैसे करोगे, मान लो एरर आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है, कैसे ट्रैक करोगे, कौन सी लाइन में, स्क्रॉल कर करके ढूंढते रह जाओगे। आप आउटपुट से देखोगे कि मैंने वहां लिखवा रखा है, कुछ ना कुछ आना चाहिए था यहाँ पर, तो उसी लिखे हुए को देख के आप पहचान जाओगे, ओहो वहाँ ये एक्सेप्शन आ रहा है समझ में, तो वहीं जाके तो काम करोगे, ताकि पूरे कोड में आप ऊपर नीचे घूमते रहोगे, आप एग्जैक्ट उसी जगह हिट मारोगे ना जहाँ आई है, ठीक। तो ये तरीका है मल्टीपल कैच के लिए, ठीक। ट्राई विथ मल्टीपल कैच, बट एक ही नियम है कि आप कभी भी पेरेंट वाली एक्सेप्शन पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर पहले ही लिख दी तो भैया सीधी सी बात है, तो वो पहले ही हैंडल होंगे। अब क्या, अच्छा लिखना भी जरूरी है लास्ट में, जैसे कि अभी यहाँ लिखा गया है, लिखना भी जरूरी है भाई। अभी तक तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि अरिथमेटिक या नल पॉइंटर आ जाए, पर मान लो कोई और सी आ जाए, इलीगल स्टेट वाली आ जाए, वो तो कोड खुल जाएगा, और ये अच्छी बात थोड़ी कि कोड खुल जाए। डिफॉल्ट एक्सेप्शन एंडर अगर कोई कोड को ब्रेक कर दे रहा है, ये अच्छी बात थोड़ी है। तो आपने एक्सेप्शन वाला लिखना भी जरूरी है, क्योंकि आपको तो नॉर्मल टर्मिनेशन चाहिए ना प्रोग्राम का, ठीक। तो इसलिए जो जो आपके दिमाग में आ रही है वो तो आप लिखोगे ही, और ऐसा भी नहीं है कि सारी एक्सेप्शन लिख दोगे, उस वाले एक्शन से रिलेटेड वाली बस जो आप एक्शन। देखो मैंने अरिथमेटिक वाला पर करवा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने फालतू में नल पॉइंटर लगा दी, जबकि यहाँ कभी आएगा नहीं, पर कंपाइलर को क्या मालूम, ये तो मेरे को ही मालूम है ना कि मैंने ऑब्जेक्ट कहीं नल किया है या नहीं किया। कंपाइलर आपको कोडिंग करने से नहीं रोक रहा, कंपाइलर सिर्फ ये देख रहा है कि यार पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन तो नहीं है, अगर पेरेंट वाली पहले आ गई तो यही हैंडल हो जाएगी, चाइल्ड वाले में मैं कभी जा नहीं पाऊंगा। इन्हें बता तो दूं कि लिख क्यों रहे हैं, आ रहा है समझ में। हाँ, अब आपने नल वाली लिख दी, तो कंपाइलर को इससे कुछ लेना देना नहीं, उसे क्या पता नल आएगी या नहीं आएगी। अगर इतना ही कुछ कंपाइलर कर रहा होता तो कोड भी वही कर लेगा, सही है। चलें आगे बढ़े। ट्राई विद मल्टीपल कैच क्लियर हो गया। एक बार अब आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं फाइनली ब्लॉक से, ठीक। हाँ ये भी हो जाएगा। मान लो ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी। अच्छा ये 1 नहीं था, यहाँ पे मैं अब तो क्या डायरेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन ऐसे कभी हुआ होगा, एक इंटीजर num1 इज इक्वल टू 1 और num2 इज इक्वल टू 0, या स्कैनर से हम यूजर से ले रहे हैं ऐसा मान लो,
ठीक, और यहाँ हम क्या कर रहे थे, num1 डिवाइडेड बाय num2, num1 डिवाइडेड बाय num2। वैसे इसको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम यूजर से ले रहे होते हैं, हमें क्या मालूम यूजर डिवाइड करते वक्त 0 ही दबा देगा, है ना। तो ये यहाँ पर हमें मालूम है अरिथमेटिक आने की संभावना है। तो हम पहले तो मैसेज दे दें, क्या कुछ भी आप मैसेज दे दो, यार क्यों नहीं हो रहा, हाँ क्या था वो, e.toString, बस मैसेज वो उसका वो आ जाएगा ना, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और फिर करने की कोशिश करो क्या, num1 डिवाइडेड बाय आप num2 कर रहे हो तो किसी और नंबर से करके देख लो। इस सारे को हमने अलग उसमें डालना है, अब ट्राई में कंट्रोल एक्स ट्राई और कैच। अब किसे फिर से हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, या 1 ना डाल के हार्ड कोडेड ना डाल के एक और ऐसा मान लो, एक और नंबर है, सपोज करो num3 है और इसको हमने 3 कर लेगा, कुछ और मतलब 0 ना देके कुछ और दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, चलिएगा कहाँ गया कोड मेरा, ये रहा, num1 डिवाइडेड बाय, भाई num2 से नहीं आया तो num3 से करके देख लेते हैं, आ जाएगी तो फिर से करवाएंगे हम। कैच ब्लॉक के अंदर क्या लिखवा देंगे भैया, e.print स्टैक ट्रेस करा देंगे, अब पता तो चले कौन सी आई है, ठीक। अब देखो यहाँ तो आपको मालूम है आ ही जाएगी एक्सेप्शन, है ना, यहाँ से कूद के आएगा, यहाँ बता देगा कि भैया ये एक्सेप्शन आ गई क्योंकि आपने 0 से डिवाइड करा होगा। लेकिन हम फिर ट्राई कर रहे हैं दोबारा, अब हम किसी और नंबर के साथ कर रहे हैं, और जब किसी और नंबर के साथ कर रहे हैं तो दिखा देगा कि भैया 1 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा। लेकिन वहाँ आपको उसने बता दिया कि आपका एक्सेप्शन आ चुका है, पर आपने कैच में फिर ट्राई करा है दोबारा से करके कि भैया कैसे, समझ रहे हैं। ऐसा मानो कि यूजर को आपने स्क्रीन पे कह दिया कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, फिर आपने ये कहा प्लीज एंटर अनदर नंबर, और ये अनदर नंबर 3 ही है। जब उसने 3 डाला तो चल गया। अब जब अनदर नंबर डालना है तो समझना कैच के अंदर एक और ट्राई लगवाया है हमने, गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप। क्या ट्राई के अंदर एक और ट्राई हो सकता है, जहां भी एक्सेप्शन आने की संभावना है वहां हो सकता है। हाँ, मल्टीपल नहीं कहेंगे, इनर ट्राई कहेंगे, मल्टीपल थोड़ी कह देंगे, इनर ट्राई कहेंगे। हाँ ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू। चलें फाइनल पे आ जाएं, चलिएगा। फाइनली ब्लॉक, चलें। इट इज नॉट recommended to take cleanup code inside try block। हम ट्राई ब्लॉक के अंदर क्लीनअप कोड या डेटाबेस का डिस्कनेक्शन का कोड, या फिर आपने फाइल हैंडलिंग का जो कोड रखा है कोड, फाइल से रीड करने का, उस फाइल को क्लोज करने का कोड, ये वाला जरूरी नहीं है हम ट्राई के अंदर लिखें ही लिखें। कौन कौन सा आशीष? हाँ, आपने सबसे पहले करा, किसने नहीं करा? सिर्फ आपने करा। ऐसे करा आपने, कैमरा है वहाँ, दिखाओ नीचे चल के। अभी आपने कहा हाँ ऐसे, मैं समझ गया क्योंकि आप कहीं और हैं, इसीलिए आपका नाम लिया गया। क्या कहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं। विवेक क्या कहा मैंने? उसको किसको? ये हालत है आप दोनों में, अलग अलग बैठो। अलग अलग बैठो। अब दोबारा बोल रहा हूं, इसको सुन लो। कोई जरूरी नहीं है कि हम क्लीनअप कोड जो है ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखें। क्लीनअप कोड क्या होता है? या तो ब्राउजर को क्लोज करने वाला कोड, या फिर डेटाबेस को डिस्कनेक्ट करने वाला कोड। कभी तो कनेक्ट किया होगा, तभी तो डेटाबेस से आप क्वेरी चला रहे हो। या फिर फाइल हैंडलिंग जब कर रहे हो, फाइल रीडिंग जो कर रहे हो, उस फाइल को क्लोज करने वाला कोड। ये जरूरी नहीं है आप ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखो। क्यों? क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर तो आप रीडिंग वाला कोड लिख रहे हो और क्लोज वाला भी उसके अंदर लिख रहे हो। अगर तो रीडिंग करते करते अगर एक्सेप्शन आ गई तो क्लोज तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा।
क्लोज तो कभी हो ही नहीं पाएगा। मैं कैसा कहना चाह रहा हूँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने कह दिया फाइल रीडिंग कोड, उसके बाद फाइल क्लोज कोड, और ये मैंने बंद कर दिया, परंतु रीडिंग करते करते आ गई एक्सेप्शन, तो क्या क्लोज कर पाएगा वो कभी? यही कहने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये फाइल क्लोजिंग वाला कोई जरूरी नहीं है कि आपका एग्जीक्यूट हो ही हो। अगर आपने ट्राई में ही लिख दिया तो क्या इसे कैच में लिखा जाए? तो क्या इसे कैच में लिखा जाए? ये लो, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि कैच में ही लिखा जाए। क्या मान लो ट्राई के अंदर एक्सेप्शन ही नहीं आई, रीड कर लिया उन्होंने अच्छे से, तो क्या अब भी कनेक्शन क्लोज हुआ? नहीं हुआ। तो हमें कहीं ऐसी जगह जरूर लिखना था कि ट्राई चले या ना चले, कैच चले या ना चले, परंतु वो कोड जरूर चलना चाहिए था। वहां हमें फाइल क्लोज करने वाला कोड लिखना था, तो उसी को कहा गया क्या? फाइनली ब्लॉक। चाहे आपका ट्राई चले या ना चले, चाहे आपका कैच चले या ना चले, पर फाइनली आपका चलेगा ही चलेगा। तो जब वो चलेगा ही चलेगा तो ऐसे सेंसिटिव कोड वहां ही लिखने चाहिए, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि ये दोनों चले या ना चले। भाई ट्राई के ऊपर तो तब तक हम यकीन कर सकते हैं जब तक कि कोड में कोई एक्सेप्शन नहीं कि ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, परंतु अगर एक्सेप्शन आ गई तो कैच में जाएगा। अच्छा, कैच में हम तब तक भरोसा रख सकते हैं जब कभी एक्सेप्शन आएगी ये तब चलेगा, मान लो नहीं आई तो वो चलेगा ही नहीं। तो हमारा कोड जो डेटाबेस कनेक्शन वाला था या फिर फाइल ओपन करने वाला था वो तो खुला रह जाएगा, ब्राउजर तो ओपन रह ही जाएगा, क्लोज कहाँ हुआ? गेटिंग और नॉट? उसे भी ट्राई के अंदर डालो, फाइनली के अंदर वैसे ऐसे वाला कोड नहीं लिखते हैं हम कभी भी कि जो रिस्की हो, इसीलिए फाइनली को सेंसिटिव कहा गया है ना। अगर फिर भी अगर आप डालना ही चाहते हो तो उसे भी ट्राई कैच एक सेपरेट इनसाइड करके डाल सकते हो, फिर भी एक फाइनली अंदर डालना ही पड़ेगा। हाँ पूछिए। नहीं, ट्राई कैच के साथ फाइनली आएगा। ये तीनों भाई बंधु हैं, ये तीनों क्या हैं? भाई बंधु हैं। अब ये आपको मैं बताऊंगा कि कोई सा किसके साथ आ सकता है, यही आपका अब आगे वाली बात है। देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ट्राई ब्लॉक में क्या लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे हम रिस्की कोड, कैच ब्लॉक में क्या लिखेंगे? हैंडलिंग कोड, और फाइनली में क्या लिखेंगे? क्लीन अप कोड। वही डिस्कनेक्ट करने वाले कोड को हम क्या कहते हैं? क्लीन अप कोड। किसको बाहर क्यों जाएगा यार? जिस चीज पे काम करने के लिए हमने ये ट्राई कैच लगाया है उसी को क्लीन करने के लिए फाइनली लगाया है। सबको क्लीन थोड़ी करेंगे, जिस खास चीज के लिए लगाया गया है सिर्फ उसी की फोकस करके चल रहे हैं ना हम। तो आ रहा था में, जैसे कि यहीं देख लो, अभी ये सारा हटा दूं, बहुत सारी भीड़ सी हो गई है, ये सारा हटा देता हूं, एक साफ सुथरा सा लिखते हैं। ये रहा मेन मेथड बचा है बस। जैसे कि मान लो मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इसका वेरिएबल बनाया, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम बना दिया। मैंने इससे कहा C ड्राइव में जाना, ABCD फोल्डर के अंदर जाना, वहाँ पे xyz.txt फाइल पड़ी होगी, उससे रीड कर लेना। तो है क्या वहाँ पर? ये तो हमें मालूम है नहीं है, कोड को कैसे पता चला वहाँ पर नहीं है? कोड सिर्फ अनुमान लगा रहा है कि भाई तुम लोकेशन से कुछ रीड करवा रहे हो, मान लो मुझे नहीं मिला तो, तभी वो कह रहा है इसे सराउंड करो। किसमें? ट्राई कैच में सराउंड करा तो रिस्की कोड देखो कहाँ आ गया? ट्राई में। और कैच में क्या आ गया आपका? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और फिर फाइनली में हम क्या कर रहे हैं? फाइनली में हम करेंगे क्या? जो आपकी FIS जो है इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, फाइल का ये जो बनाया है हमने यहाँ बना देते हैं, ठीक? ये लीजिए, इस तरह से करा और इस FIS को हमने क्या कर दिया? डॉट क्लोज। और क्लोज करने के लिए भी कुछ कह रहा है, ये कह रहा है ओपन नहीं करी होगी कभी,
अच्छा, एट थ्रो डिक्लेरेशन, क्योंकि क्लोज करते वक्त भी आपका क्या हो सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है FIS खुली ही ना हो, समझ रहे हैं? तो क्लोज किसे करूं, तो उसे भी कह रहा है सराउंड करो, ठीक है। अब ये FIS पे एरर क्यों दे रहा है भाई? फाइनली ट्राई FIS, अब तो नहीं देनी चाहिए थी यार इसको। FIS ओके ओके ओके, इनिशियलाइज नहीं करा, FIS इतना हो गया। अभी इसको फिलहाल हम नल डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब नहीं जाएगा क्योंकि लोकल वेरिएबल है ना, और लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है, ठीक। और FIS डॉट एक, अच्छा वो तो इनपुट स्ट्रीम का ही इंटरनली उसे ओपन करेगा। तो ये क्लोज वाले को भी उसे रिस्की लग रहा था, तो उसने कहा कि भैया इसे भी सराउंड करो। परंतु आप देखिएगा, चाहे ये इसको ओपन करके रीड करना चालू कर दे या ना कर दे, चाहे ये कैश में जाए या ना जाए, परंतु यहाँ तो ये जाएगा ही जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ तो ये जाएगा ही जाएगा। अगर एक बार ये वाली लाइन पे आ गया तो इसका मतलब भले ही उसे लोकेशन पे मिली ना हो, परंतु फाइल आपकी ओपन हो चुकी, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम आपने इनिशियलाइज कर दी FIS के साथ। अब वो इनपुट स्ट्रीम इनिशियलाइज होने के बाद उस लोकेशन पे जाके फाइल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मान लो फाइल नहीं मिली तो ओपन तो रह ही गया ना, ठीक। फाइनल वाला तो चलेगा ही चलेगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा हमेशा, चाहे आपका ट्राई चले या ना चले, चाहे आपका कैच चले या ना चले, फाइनली वाला आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इंटरव्यूअर आपसे यही पूछ सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक। तो आ रहा है समझ में? किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है। Inside try block, because there is no, कोई गारंटी नहीं है। क्या कोई गारंटी है? ट्राई ब्लॉक के अंदर सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी? कोई गारंटी नहीं है। तभी तो कैश पे भेज रहे हैं हम, कहीं पे अगर आ गई तो ये क्लीन अप कोड को मैं बोल्ड कर दे रहा हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लीन अप कोड वो डिस्कनेक्शन वाला कोड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इनसाइड कैश ब्लॉक कर दो, तो क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये भी आपका एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तब कैश ब्लॉक वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ऐसी वाली चाहिए कि चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, वेदर एक्सेप्शन रेज्ड और नॉट, बट हमारा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। देन सच टाइप ऑफ ब्लॉक is nothing but फाइनली ब्लॉक। तो ट्राई कैच के साथ फाइनली मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं इन दोनों का पहले आपको रिलेशन समझाना चाह रहा था कि कब ट्राई चलेगा कब कैच चलेगा। जब यही समझ में आ गया फिर मैं फाइनली आता, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा परेशान होते हैं यार, इतनी देर से इन्होंने बार बार लिखे जा रहे हैं, फाइनली एक बार भी एग्जीक्यूट करके तो दिखाया नहीं, क्योंकि ऐसे वाला कोड में देता ही नहीं। मैं पहले आपको बेसिक वाले देता, अरिथमेटिक एक्सेप्शन लगा के दिखा देता, नल पॉइंटर लगा के दिखा देता, बस। कभी फाइल वाला या फिर कभी डेटाबेस कनेक्शन वाला, ODP JDBC वाला जो होता है वो,
वो जब लगाओगे तब आपको फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कनेक्शन आपने ओपन करा है, एक अच्छे प्रोग्रामर होने के नाते आपका फर्ज है कि उस कनेक्शन को क्लोज करो। अगर आपने ओपन ही छोड़ दिया, वो नेटवर्क पे आपको मालूम है ट्रैवल कर रहा है, तो जितने भी आपके हैकर हैं उस ओपन कनेक्शन में सेंध मार सकते हैं। समझ रहे हैं आप? मान लो वो ओपन कनेक्शन आपका बैंक अकाउंट का ही हो जाता। एक बार बैंक के अकाउंट से कनेक्शन करते वक्त वो फाइल रीड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एनी हाउ फाइल नहीं मिली, कैच में चला गया, पर कनेक्शन तो ओपन ही रह गया। तब बहुत रिस्की नहीं हो गया? ठीक है, हाँ, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा हर केस में। ये जावा बनाने वाले जानते थे कि क्या हम ट्राई के अंदर रिस्की कोड लिखें? हाँ लिखें, ऐसी उनकी चर्चा हुई। अच्छा, रिस्की कोड तो वो भी हो सकता है फाइल से रीड करने वाला? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, तो उसको ट्राई में लिखो ना। तो किसी ने सलाह दी कि मान लो डेटाबेस से हम कुछ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब उससे पहले कनेक्शन बन चुका होगा, तभी तो रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और रीड करते वक्त ही पता चला कि वहाँ तो फाइल है ही नहीं, करप्ट हो गई फाइल या किसी ने डिलीट कर दी। पर जो कनेक्शन बन गया उसे कौन हटाएगा? तो उन्होंने कहा जी ट्राई में डाल दो। तो उन्होंने कहा अच्छा, मान लो फाइल मिल भी गई, कनेक्शन भी बन गया, रीड भी कर लिया, तब तो वो कनेक्शन आपका ट्राई वाला कर देगा, क्लोज कर देगा, क्योंकि आपने क्लोज वाला ट्राई में डाल दिया। लेकिन क्या जरूरी है फाइल मिले ही? नहीं मिलेगी तो उसे कैच में जाना ही पड़ेगा, और कैच में जाने के लिए वो क्लोज वाली उसको स्किप करके जंप कर जाएगा। अब बताओ कैसे करोगे? तब वो फाइनली इंट्रोड्यूस करा गया। तब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर कैच में डालो। कुछ लोगों ने सलाह दी, लेकिन फिर वो सलाह वापस ली गई, नहीं जरूरी नहीं है कि कैच में आए ही आए, जरूरी नहीं है कि कैच में आए ही आए। कैच में आने के लिए एक ही शर्त है, एक्सेप्शन का आना। मान लो एक्सेप्शन आई नहीं, सबने फाइल वहां रख रखी है सुरक्षित, वो रीड भी कर रहा है, सब कर लिया, कनेक्शन तो अब भी ओपन रह गया। आ रहा है समझ में? कैच के अंदर ही क्लोज करा दें या दोनों जगह क्लोज करा दें? हाँ हाँ हाँ, ये वाले सवाल भी आए थे, ये वाले सवाल भी आए थे। ट्राई ब्लॉक के अंदर भी क्लोज लगा दो और कैच में भी क्लोज लगा दो, तब आपकी समस्या हल हो जाएगी। परंतु कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मैच करेगा तब ना। मान लो कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक लिखना ही भूल गए, तब गया ही नहीं वो कैच ब्लॉक में, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास, और कनेक्शन हो गया ओपन। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा मान के, तभी तो कहते हैं हम 100% एश्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारा ये एग्जैक्ट 100% चलेगा ही चलेगा और सही चलेगा ही चलेगा। कब कौन सी एक्सेप्शन आ जाए आपको क्या मालूम? मान लो आपने तो सब हैंडल कर लिए, सारे कैच ब्लॉक लगा दिए, परंतु जैसे ही डेटाबेस का कनेक्शन बना, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट फ्लक्चुएट हुआ, चल ही गया इंटरनेट का कनेक्शन, फिर 2-3 सेकंड बाद फिर आ गया, कनेक्शन तो आपका ओपन रह गया, पर आपका जो रीड करने वाला था वो डिस्टर्ब हो गया और प्रोग्राम ने एरर दे दी, परंतु कनेक्शन आपका ओपन रह गया। आप ऐसा कभी सोच रहे थे कि ऐसा भी होगा? या सोचो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो कोई फाइल, इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज वेरी हाई आया और आपका ये सिस्टम ब्लास्ट हो गया, तब आपने ऐसी वाली एक्सेप्शन कभी सोची भी नहीं थी। सोची थी तो ऐसा वाला कैच आपने लगाया ही नहीं, तब कनेक्शन तो अब भी ओपन रह गया। इसीलिए ऐसा कुछ कर दो कि भैया वो खुद ही देख ले कि भैया अब मामला गड़बड़ सा हो रहा है, फाइनली को चला दो, या मामला गड़बड़ सा नहीं हो रहा है, फाइनली को चला दो। फाइनली तो चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। और एक चीज देखो, अभी मैं कोड में करके दिखाऊंगा ना, तब आपको दिखाऊंगा फाइनली ये क्या चीज कर रहा है। वही तो आपको यार, वही तो मैंने अभी कहा, अभी जब मैं कोड करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये कैसे चल रहा है। तुमने ही तुरंत वही सवाल तो रिपीट कर दिया। चलें आगे बढ़े।
मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका क्या है, जिस पे चर्चा चल रही थी बार बार, सिर्फ उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उस वाले क्लीन अप कोड को मेंटेन करने के लिए। स्पेशली फाइनली ब्लॉक जो बनाया गया है आपका, वो बनाया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए या ना आए। ठीक है, कुछ केस बना दे रहे हैं या कुछ कोड लिख दे रहे हैं। पहले सपोज करो ये मेरा कोड है, ये सारा मैं हटा दे रहा हूँ, वही अरिथमेटिक वाले से चलाते हैं, यहाँ तक था बस, और एक ये भी फालतू में लग गया। ठीक, ट्राई ब्लॉक में हमने इस तरह से कुछ डाल दिया, ये डाल दे रहे हैं हम वही 0 डिवाइडेड बाय कुछ डाल दो। ठीक, हाँ 1 डिवाइडेड बाय 0 डाल दो, एक्सेप्शन आ जाएगी। तब कैच लगा देते हैं, इसका एक कैच लगा देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं कुछ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लगा देते हैं, एक फाइनली लगाते हैं, इसमें डाल देते हैं हम क्लीन अप कोड इज एग्जीक्यूटेड। जो ये मेरा क्लीन अप कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया, ऐसा मतलब मुझे लिखा हुआ दिख जाए, पता चल जाए कि फाइनली मेरा चल गया या नहीं चल गया। तो अब देखिएगा, जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और मेरी अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे केस में मेरी कोई एक्सेप्शन नहीं है, मालूम है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब मेरी कोई एक्सेप्शन नहीं है तो आउटपुट आया क्या आपका 1 और क्लीन अप कोड चल गया। परंतु जब मेरी कोई एक्सेप्शन है तो देखिएगा क्या आउटपुट आया आपका, अरिथमेटिक और क्लीन अप कोड। ठीक, अच्छा, हाँ फाइनली आपका एग्जीक्यूट हो ही गया। अच्छा, यहाँ भी कुछ और लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ स्टेटमेंट 1 और कंट्रोल C, यहाँ स्टेटमेंट 3 और यहाँ स्टेटमेंट 5। ठीक, नहीं 4। ठीक, अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्लीन अप कोड आपका 4 से पहले चला या 4 के बाद चला, 4 से पहले ही चला, तो यानी कि ट्राई कैच के साथ था वो, ट्राई कैच के साथ था वो। जैसे ही आपकी एक्सेप्शन रेज आएगी वो एक्सेप्शन प्रिंट करके सीधे फाइनली को चला देगा। अगर आपकी एक्सेप्शन नहीं आई तो वो ट्राई को एग्जीक्यूट करके फाइनली को चला देगा। तो इसका ये मैकेनिज्म है। ठीक है, एक आध बार खुद भी करके देखोगे, मतलब मैंने तो ये अरिथमेटिक वाली लगा के देखी है, आप जानबूझ के किसी भी ऑब्जेक्ट को नल से इनिशियलाइज करके कोई मेथड इस्तेमाल करना, नल पॉइंटर आ जाएगी, तब करके देखना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कभी ऐसी वाली एक्सेप्शन कैच लगाना, जैसे मान लो आपने लगा दिया अरिथमेटिक वाला, परंतु आने की कोशिश हो रही है कौन सी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो देखना कि नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है या नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है। कैसा होना चाहिए था वैसे, एबनॉर्मल, और फाइनली भी चलाना तब भी, चाहे भले ही एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो, आपने फाइनली तब अभी हाथ के हाथ करते हैं ना इसको, मतलब वैसे आप करते तो ज्यादा अच्छा रहता। यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं, अब करके देख लेते हैं भैया इसको डिवाइड बाय 0, क्या पता अब हो जाए कैच में। ठीक, तो आप देखिएगा एबनॉर्मल टर्मिनेशन होने से पहले ही क्लीन अप कोड चल चुका, यानी कि जब वो वापस देने जा रहा था डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, फाइनली ब्लॉक एक्टिव हो गया आगे, अरे भैया ये तो बीच में ही गड़बड़ हो गया, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया या ब्लास्ट हो गया या कुछ हो गया, मुझे चल जाना चाहिए। अब समझ रहे हैं आप, तो अब फाइनली देखो वहां से पहले ही चल गया। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई इशू, हाँ फिर समझा देता हूं। मान लो अभी यहाँ पर मेरा ये नहीं था, ठीक, ये लो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक, अगर मेरी एक्सेप्शन आ जाती है, अगर मेरी एक्सेप्शन आ जाती है तो सीधे जाएगा ये ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देगा, फिर मेरा फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मेरी एक्सेप्शन आए ही ना तो वो कैच में जाएगा ही नहीं और अपना नॉर्मल वे में एग्जीक्यूट करेगा और ये फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर चुका होगा। पर तीसरा जो मैंने वो मतलब थोड़ा सा भयंकर वाला बताया है, उसमें हम कह रहे हैं कि कैच में भी अगर मान लो हैंडलिंग वो कुछ ऐसा वाला लिख दिया
जिसको हमने हैंडल नहीं करा। उस केस में क्यों? क्योंकि अब ये वाला जो है एबनॉर्मल टर्मिनेशन होने जा रहा है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का रोल आने जा रहा है, तो फाइनली कह देगा ये मेरी मतलब कंट्रोल से बाहर बात जाने वाली है, इसलिए मुझे अब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो पहले ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब वो अरे अच्छा 0 नहीं करना, तब वो क्या होगा? फाइनली एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ हो तो गया, क्लीन अप कोड इज एग्जीक्यूटेड, हो गया, ठीक है। उससे पहले ही आपका क्लीन अप कोड चल चुका होगा। क्लियर है? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लगाऊं? लाइन नंबर 16 में हमने एक्सेप्शन लिखी ही नहीं। अच्छा, यहाँ अगर हम ये कर दें फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये कह रहे हैं आप, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लीजिए, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसमें ये क्या करा उसने? कह रहा है रिमूव कैच क्लॉज रिप्लेस विद थ्रो, क्योंकि फाइल हैंडलिंग से संबंधित आपने कुछ यूज नहीं करा। कंपाइलर इतना तो जानता है, कुछ और लगाओ, जैसे कि नल पॉइंटर लगाएं, ऐसा फाइल नॉट फाउंड चेक्ड है हाँ, लेकिन उससे पहले उसका मौजूद होना जरूरी था, ऐसा नहीं है, लगाएगा। पर अगर मौजूद होगा, फाइल से संबंधित कुछ कोड लिखा होगा, तब तो वो करेगा ना, पर उससे संबंधित कोई कोड है वो चेक कर चुका है ही नहीं, तो आप क्यों कर रहे हो? ठीक, अब नल पॉइंटर लगा दी, परंतु नल पॉइंटर जो है ये वाला कैच मैच नहीं कर रहा, वो करस्पॉन्डिंग कैच मैच नहीं कर रहा। तो अभी इस केस में भी क्या होगा? बात किसके पास चली जाएगी? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास चली जाएगी, और जब उसके पास चली जाएगी तो क्लीन अप कोड पहले ही चल चुका होगा। जैसे ही डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर या किसी का काम आ रहा होगा, तो आप समझना कि भैया